वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड थॉट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। जैसा कि आपको पता है, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2024 के जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 28 जनवरी सिर्फ सेकंड के मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं शिफ्ट 2 के सेकेंड पेपर के मतलब आगे क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन मैंने करा लिए, 21 से स्टार्टिंग है। जैसे कि आप सभी को पता है, कल स्वामी विवेकानंद का मतलब उनका बर्थडे था, तो उस दिन हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और जैसा कि आप लाइन पढ़ सकते हैं, इफ़ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग यू विल बी। स्वामी विवेकानंद की लाइन थी। ठीक है, तो आप मतलब आप सभी को पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि अगर जो व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है वो एक ना एक दिन स्ट्रॉन्ग बन ही जाता है, हो जाता है। ठीक है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे भी कोई भी सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती है। जो सफलता बहुत देर में मिलती है, बहुत मेहनत से मिलती है ना, वो हमेशा रहती है। और जो रातों रात मिल जाती है वो जल्दी से चली भी जाती है। समझ रहे हैं आप? तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। आइए हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। बहरीन देश है, उसकी राजधानी बतानी। बहरीन शहर की कौन सी राजधानी है? तो सही आंसर हो जाएगा मनामा। ठीक है, मनामा बहरीन की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या कितनी है 2020 तक 2 लाख लोगों की है। ठीक है, लंबे समय से फारसी की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र मनामा एक बहुत ही विविध आबादी का शहर रहा है। ठीक है, लंबे समय से फारस की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र मनामा एक बहुत ही विविध आबादी का शहर रहा है। पुर्तगाली और फारसी नियंत्रण की अवधि और सऊदी अरब और ओमान के शासक राजवंशों के आक्रमणों के बाद बहरीन के शासन आधिपत्य की अवधि के बाद 1971 में खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया। तो आप समझ रहे होंगे मनामा के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं जो इसमें ऐड करके मैंने पढ़ाई है। देखते हैं क्या है। देखिए, तुर्क की महानगरी राजधानी अंकारा देश के मध्य अनातोलिया क्षेत्र में स्थित है। यह प्रदर्शन कलाओं का केंद्र है। स्टेट ओपेरा और बैले, प्रेसिडेंशियली सिम्फनी आर्केस्ट्रा और कई राष्ट्रीय थिएटर कंपनी का घर है। दोहा कतर की राजधानी है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर। इसकी आबादी कितनी है 2,03,82,000। ठीक है, यह शहर देश के पूर्व में फारस की खाड़ी के तट पर अल वाकरा के उत्तर में है और अल खोर के दक्षिण में स्थित है। बेरूत लेबनान की राजधानी है, सबसे बड़े प्रांत है और सबसे बड़ा प्रांत है। 2014 तक ग्रेटर बेरूत की आबादी 2.2 मिलियन है। इसे लेवेंट क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा शहर बनाती है। तो आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पहली लोकसभा अध्यक्ष थी तो मीरा कुमार। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह 5 बार लोकसभा भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुनी गई हैं। वह 5 बार लोकसभा यानी भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुनी गई हैं। वह 3 जून 2009 को लोकसभा की पहली अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुनी गई। मतलब इनका किसी ने विरोध नहीं किया, ऐसा निर्विरोध। कुमार ने सेवानिवृत्त सोमनाथ चटर्जी की जगह ली। उन्होंने 18 मई 2014 को अपना पद छोड़ दिया। वह भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। ठीक है, बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। इसके कुछ एडिशनल पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए, एडिशनल पॉइंट ये हैं, सुषमा स्वराज जो हमारे ऑप्शन में थी। सुषमा स्वराज एक भारतीय राजनीति और सर्वोच्च न्यायालय की वकील थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की। और भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता। स्वराज ने पहले नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। आगे, वह इंदिरा गांधी के बाद पद संभालने वाली दूसरी महिला थी।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक भारतीय राजनीति और वकील हैं जिन्होंने 25 जुलाई 2007 से जुलाई 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य पाटिल एकमात्र पहली हैं जिन्होंने पद संभाला, मतलब पाटिल जो हैं एकमात्र महिला हैं इन्होंने, ठीक है, जिन्होंने पद संभाला था। आगे उन्होंने पहले 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। सुषमा महाजन एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2014 से 2019 तक लोकसभा की अध्यक्ष थी। वह भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने 1989 से 2019 तक मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन का प्रतिनिधित्व सबसे लंबे समय तक संसद की पहली सदस्य के रूप में किया और फिर चुनावी राजनीति से सेवानिवृत्ति हो गई। तो आई होप समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा मेरठ में, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह जो हुआ मेरठ शहर में शुरू हुआ था। भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है 1857 से 1859 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ या दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैल गया। भारत में इस अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और इस तरह के अन्य नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करते हैं। 6 मई 1857 को मेरठ में 90 भारतीय सैनिकों में से 85 ने दांतों से चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना कर दिया, ठीक है। मतलब 90 में से 85 ऐसे सैनिक थे जिन्होंने दांतों से चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना कर दिया। इन 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें 10 साल की कैद हुई। पूरी भारतीय भीड़ की मौजूदगी में उनकी वर्दी उतार दी गई। यह विद्रोह पटना के पड़ोस से लेकर राजस्थान की सीमा तक पूरे क्षेत्र में फैल गया। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। 8 जुलाई 1858 को मेरठ के प्रकोप के 14वें महीने बाद आखिरकार लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। शांति की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी, ठीक है। तो आई होप समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। पारंपरिक नाश्ता खांडवी गुजरात से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे खांडवी को पटली, दहीवाड़ी या सुर लीची वाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्रीयन व्यंजनों के साथ साथ भारत के गुजराती व्यंजनों में भी एक स्वादिष्ट नाश्ता है। इसमें पीले कसकर मजबूती से रोल किए हुए काटने के आकार के टुकड़े होते हैं और यह मुख्य रूप से बेसन और दही से बना होता है, ठीक है। आगे खांडवी पूरे भारत में आसानी से उपलब्ध है और आमतौर पर इसे क्षुधावर्धक या नाश्ते के रूप में किया जाता है। क्षुधावर्धक मतलब थोड़ी सी भूख जो लगती है वो चीज़ खत्म कर देती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा उद्यंत मार्तंड। उद्यंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 को कोलकाता से साप्ताहिक समाचार पत्र पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित किया जाता था। 1820 के दशक तक बंगाली और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र शुरू हो रहे थे। हालांकि देवनागरी लिपि में छपाई अभी भी दुर्लभ थी। कलकत्ता स्कूल बुक की छपाई शुरू होने के तुरंत बाद 1819 ईस्वी में शुरू हुई। यह एक बंगाली पत्रिका समाचार पत्रिका के कुछ हिस्से हिंदी में थे। आगे देखते हैं क्या है। देखिए दैनिक भास्कर समूह के स्वामित्व वाला एक भारतीय हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अनुसार यह प्रचलन के हिसाब से दुनिया के 4थे स्थान पर और
प्रचलन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा अखबार था। ठीक है, आगे देखते हैं। देशबंधु हिंदू का समाचार पत्र है। इसे 17 अप्रैल 1959 को अनुभवी पत्रकार मायाराम सुरजन द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लॉन्च किया गया था। आगे 2008 में देशबंधु ने नई दिल्ली से अपना राष्ट्रीय संस्करण शुरू किया। इस प्रकार यह उपलब्धि हासिल करने वाले मध्य भारत का पहला समाचार पत्र बना। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लरमा रोजो हो जाएंगे। लरमा रोजो गेहूं की एक उच्च उपज देने वाली बीज किस्म है जिसने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया। बीजों की उच्च उपज देने वाले किस्में HYV वे बीज हैं जो भारी मात्रा में फसलों विशेष रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन करते हैं। इन बीजों के उपयोग के लिए पानी की नियमित आपूर्ति, उर्वरकों का अधिकतम उपयोग और सही अनुपात में कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो आई होप आप पॉइंट समझ पाएंगे। एडिशनल पॉइंट पढ़ लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। देखो, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन ने किया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न ने विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जो विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों की शुरुआत के कारण हुई, जो 20वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई। हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे? लघु अवधि दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भूख संकटों को दूर करने के लिए क्रांति शुरू की गई थी। लंबी अवधि दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। बुनियादी ढांचा, कच्चा माल, रोजगार, कृषि और औद्योगिक दोनों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो सही आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव ने फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया। सर बेनेगल नरसिंह राव एक भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद, राजनयिक और राजनेता थे जिन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे कुछ इसमें पॉइंट्स लिखे हैं। यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन? ठीक है, आगे वह 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भारत के प्रतिनिधि भी रहे। उनके भाई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बेनेगल रामा राव और पत्रकार और राजनीतिक बी शिवराव थे। अपने समय के अग्रणी भारतीय न्यायविद में से एक राव ने 1947 में वर्मा और 1950 में भारत के संवैधानिक का मसौदा तैयार करने में मदद की। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है। बेहर राम मनोहर सिंह एक भारतीय कलाकार थे जो भारत के संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में अपने चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावना पृष्ठ भी शामिल है, जिसे 1949 ईस्वी में दुनिया के सबसे सुंदर संविधानों में से एक के रूप में लाया गया था। दुनिया का सबसे सुंदर संविधानों के रूप में लाया गया था किसे? देखिए, बेहर राम मनोहर सिन्हा एक भारतीय कलाकार थे जो भारत के संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में अपने चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसे दुनिया में सबसे सुंदर संविधान के रूप में लाया गया। आगे देखते हैं। नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में से एक थे और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के एक प्रमुख व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य बोस को उनकी पेंटिंग की भारतीय शैली के लिए जाना जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। तो आई होप आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हमारा क्या है। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर शहर में स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। महल का एक हिस्सा ताज होटल द्वारा प्रबंधित
किया जाता है। इसका नाम वर्तमान मालिक गज सिंह के दादा महाराज उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया था। महल में 347 कमरे हैं और यह जोधपुर के पूर्व शहर परिवार में मुख्य निवास स्थान है। महल का एक हिस्सा एक संग्रहालय है। आगे पढ़ते हैं, देखिए कुछ इसके की पॉइंट्स दिए। भवन की नींव का शिलान्यास 18 नवंबर 1929 ईस्वी को महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा किया गया था और निर्माण कार्य 1943 में पूरा हुआ था। पैलेस को 3 कार्यात्मक भागों में विभाजित किया गया। शाही परिवार का निवास, एक लग्जरी ताज पैलेस होटल और एक संग्रहालय जो जोधपुर शाही परिवार के 20वीं शताब्दी के इतिहास पर केंद्रित है। महल का होटल विंग ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा चलाया जाता है। इसे ताज उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की ढाप पर किया जाता है। आगे, लावड़ी अपनी शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है। लावड़ी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश में यह 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। गाने तेज गति से गाए जाते हैं। आगे देखते हैं। लावड़ी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र से हुई थी। लावड़ी नर्तकियों को मराठा लॉर्ड्स और किंग्स द्वारा संरक्षण दिया गया था। क्या है? लावड़ी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धनगर या चरवाहे द्वारा किया जाता है। परंपरागत रूप से लोक नृत्य की यह शैली समाज, धर्म और राजनीति जैसे विभिन्न और विविध विषयों से संबंधित है। ठीक है, लावड़ी के गीत ज़्यादातर कामुक हैं और सामाजिक राजनीतिक व्यंग में तीखे होते हैं। मतलब कहने का ये है कि लावड़ी के जो गीत होते हैं ज़्यादातर कामुक होते हैं और सामाजिक राजनीतिक व्यंग के तीखे होते हैं। आगे, मूल रूप से इसका उपयोग थके हुए सैनिकों के मनोरंजन और मनोबल बढ़ाने के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ये देखिए करंट से है और आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। प्रमुख बिंदु 2016 आखिरी साल था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2016 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने का फैसला किया था, जिससे अलग रेल बजट रखने की 92 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 1924 में अंग्रेज द्वारा एक अलग रेल बजट शुरू किया गया था। विलय के बाद भी रेलवे की विशिष्ट इकाई और कार्यात्मक स्वायत्तता जैसे कि कल्पना की गई थी को बनाए रखा गया। रेल बजट के साथ केंद्रीय बजट के विलय के बाद रेलवे को केंद्र सरकार को लाभांश का भुगतान नहीं करना पड़ता था। हालांकि इसे आज भी राजकोष से सकल बजटीय समर्थन प्राप्त होगा। जहां तक रेल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बिल का सवाल है, तो यह राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है, क्योंकि मौजूदा प्रथा में कोई बदलाव नहीं है। आगे, रेल और आम बजट का विलय रेलवे की कार्यात्मक स्वायत्तता को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में मदद करता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। प्रमुख बिंदु क्या है इनके? वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक थे जिन्होंने फोर्ट विलियम बंगाल के प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर के रूप में कार्य किया, जो बंगाल की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख थे और इसलिए 1772 से 1785 में बंगाल के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। आगे देखते हैं क्या। उन्हें और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स और हैं।
उनको समझ लेते हैं। देखिए 1779 से 1784 उन्होंने देसी राज्यों और फ्रांसीसियों के गठबंधन के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अंत में सुव्यवस्थित ब्रिटिश पक्ष ने अपने अधिकार पर अपना अधिकार कर लिया, जबकि फ्रांस ने भारत को प्रभाव खो दिया था। मतलब जो फ्रांस कंपनी थी, उन्होंने भारत में अपना प्रभाव खो दिया था। उनके प्रभाव से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था भारत में, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे 1787 ईस्वी में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और महाभियोग चलाया गया, लेकिन एक लंबे मुकदमे के बाद 1759 में बरी कर दिया गया। उन्हें 1814 में प्रीवी काउंसलर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है? देखिए, निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में है। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। ICRA लिमिटेड एक भारतीय स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसे मूल रूप में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम दिया गया। यह मूडीज और विभिन्न भारतीय वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स और लिखे। कंपनी ने अपना नाम ICRA लिमिटेड में बदल दिया है और 13 अप्रैल 2007 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के साथ सार्वजनिक हो गई है। दिसंबर 2020 के अंत तक मूडीज कॉरपोरेशन के पास 51.86% बहुमत हिस्सेदारी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 33 हमारा क्या कह रहा है? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर्यटन क्षेत्र को अवैध घोषित किया गया था, कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सेंटिनल द्वीप। भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध घोषित कर दिया। उत्तर सेंटिनल द्वीप अंडमान द्वीप समूह में से एक है, जो बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है, जिसमें दक्षिण प्रहरी द्वीप भी शामिल है। यह सेंटिनेज़ील प्रजाति का घर है। स्वैच्छिक अलगाव में एक स्वदेशी लोग, जिन्होंने बाहरी दुनिया से अपने संरक्षित अलगाव को अक्सर अपने बल द्वारा बचाव किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण अधिनियम 1956 द्वीप की यात्रा और 5 समुद्री मील 9.26 किलोमीटर के करीब किसी भी दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या देखिए, और 5 समुद्री मील 9.26 किलोमीटर के करीब किसी भी दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है, ताकि आदिवासी समुदाय को विदेशी बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें कोई प्रतिरक्षा प्राप्त ना हो। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना द्वारा गश्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है? सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन सितंबर 2018 में किया गया था। पाकयोंग हवाई अड्डा भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के पास पाकयोंग शहर से में एक ग्रीन फील्ड RCS क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना हवाई अड्डा है। 201 एकड़ 81 हेक्टेयर में फैला हवाई अड्डा गंगटोक से लगभग 31 किलोमीटर 22 मील दक्षिण में पाकयोंग शहर में स्थित है। 46 फीट पर पाकयोंग, देखिए यहाँ पे प्याक पोंग होगा, ठीक है। हवाई अड्डा पाकयोंग हवाई अड्डा भारत के 5 सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक है। आगे देखते हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किलोमीटर 22 मील दक्षिण के पाकयोंग शहर में स्थित है। 4646 फीट पर पाकयोंग हवाई अड्डा भारत के 5 सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। भारत में 6वां परिचालन हवाई अड्डा और सिक्किम राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 सितंबर 2018 को उद्घाटन किया गया। वाणिज्यिक उड़ान संचालन 4 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ। तो आई होप आप पॉइंट समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है हमारा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, तो कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, देखिए ऑप्शन आपको दिए गए, सही आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह,
ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह एक भारतीय सिख राजनीतिक गुरु थे, नेता थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता और भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा उन्होंने वार्ता की प्रक्रियाओं में पंजाबी सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता साथ ही 1947 में भारत का विभाजन हुआ। स्वतंत्रता के बाद बलदेव सिंह को पहले रक्षा मंत्री बनने के लिए चुना गया, इसलिए वे दुनिया के किसी भी देश के पहले सिख रक्षा मंत्री बने। ठीक है, आगे पहले सिख रक्षा मंत्री बने। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच पहले कश्मीर युद्ध के दौरान इस पद पर कार्यभार संभाला गया। उन्हें अक्सर सरदार की उपाधि से संबोधित किया जाता था, जिसका पंजाबी और हिंदी में अर्थ होता था नेता या मुखिया। आगे देखते हैं, इसके कुछ एडिशनल पॉइंट लिखे हैं। कैलाश नाथ काटजू भारत के एक प्रमुख राजनेता हैं। वह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर से देखते क्या, वह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, आगे देखते हैं। वेंगलिक कृष्ण मेनन एक भारतीय अकादमिक राजनीतिज्ञ और गैर कैरियर राजनयिक थे। कुछ लोगों ने उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था। यशवंत राव बलवंत राव चौहान के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने बॉम्बे राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो आए पॉइंट समझ पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 36 देखते क्या है हमारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला द्वीप नर्मदा नदी में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर 597 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। वह पिछले रिकॉर्ड धारक चीन के हेनान प्रांत में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से 54 मीटर 177 फीट ऊंचा है। भारत में पहली सबसे ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा के पास परिताला आंजनेय मंदिर में भगवान हनुमान की 41 मीटर 135 फीट ऊंची प्रतिमा थी। अब मूर्ति को 7 किलोमीटर 4.3 के दायरे में देखा जा सकता था। आगे स्मारक का निर्णय साधु बेट नामक एक नदी द्वीप पर किया गया है, जो नर्मदा नदी से 3.2 किलोमीटर 2.0 मील दूर है और नीचे की ओर है। तो आगे इसके कुछ एडिशनल पॉइंट पढ़ लेते हैं। साबरमती नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। वह राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली पर्वतमाला में निकलती है और राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा में 371 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अरब सागर के खंबात की खाड़ी से मिलती है। आगे ताप्ती नदी मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है, जो अरब सागर से मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। नदी की लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य से होकर जाती है। कौन? साबरमती नदी। तो आए आप समझ पाए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हमारा क्या है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश। ठीक है, पराग का उत्पादन पराग कोश में होगा। पराग का निर्माण पुष्प के पराग कोश में होता है। फूल किस प्रकार के पौधे के उत्पादन के लिए बीज पैदा करते हैं? देखिए, कई मामलों में फूल में नर और मादा भाग होते हैं, जो मोटे तौर पर जानवरों के नर और मादा लिंगों के बराबर होते हैं। फूल के नर भागों को पुंकेसर कहा जाता है। देखिए, फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। और यह शीर्ष पर परागकोश और परागकोश को सहारा देने वाले डंठल या तंतु से बने होते हैं। स्त्री तत्वों को सामूहिक रूप से स्त्री केसर कहा जाता है। स्त्री केसर के शीर्ष को वार्तिकाग्र कहा जाता है, जो पराग के लिए ग्रहणशील एक चिपचिपी सतह होती है। स्त्री केसर के नीचे अंडाशय होता है और बीच में संकुचित क्षेत्र को वर्तिका कहा जाता है। तो आप ये पॉइंट समझ पाएंगे आई होप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हमारा क्या, जो कि आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोकस। ठीक है,
कोकस अंडाकार या गोलाकार होता है। कोकस कोई भी जीवाणु या पुरातन है जिसमें गोलाकार, अंडाकार या आमतौर पर गोला आकार होता है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, कोक्सी गोलाकार आकार का, बेसिलस छड़ी के आकार का और स्पाइरोकेट्स सर्पिल के आकार का कोशिकाएं। कोकस बैक्टीरिया के आकार को संदर्भित करता है और इसमें कई जेनेरे हो जा सकते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोसी या स्ट्रेप्टोकोकी। कोशिका विभाजन के दौरान उनके अभिन्यास और लगाव के आधार पर कोक्सी जोड़े श्रृंखला या समूहों में विकसित हो सकते हैं। कई बेसिली के आकार के जीवाणुओं के विपरीत अधिकांश कोक्सी बैक्टीरिया में फ्लैमिंगो नहीं होती है, फ्लैगेलो नहीं होता है और वे गैर प्रेरक होते हैं। तो आई होप आप पॉइंट समझ पाएंगे अच्छे से। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए।